डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन अपने इस पहले संबोधन में क्या कुछ कहा है, उसमें कुछ अहम बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान देखिए कोई युद्ध नहीं हुआ। युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कोई युद्ध हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आईएसआईएस को उन्होंने रिकॉर्ड समय में हरा दिया था और एक बार फिर उसी को लेकर उन्होंने आगे बात की और साथ ही बॉर्डर्स को सील करने के बारे में भी उन्होंने फिर अपनी जो प्रतिबद्धता है उसे दोहराया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं, जो लगातार अमेरिकी चुनाव को कवर कर रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप का ये एक बड़ा कैंपेन प्लैंक रहा है ये कि वो किस तरह से युद्ध के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो और अमेरिका की जो सेना है उसे और मजबूत करें। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया में इस वक्त जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, वो कैसे प्रभावित होगा? बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कभी भी शांति दूत बनकर नहीं आएंगे, लेकिन ट्रंप हमेशा ये बात कहते आए हैं कि उनके कार्यकाल में कोई नया युद्ध नहीं हुआ, यानी जो पुराने युद्ध चल रहे थे वो चलते रहे। अब एक बार जब पुतिन से ये पूछा गया था कि ट्रंप जीत कर आएंगे तो क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद होगा, तो ऐसे में पुतिन ने कहा था कि अब रूस अपना हित भी देखेगा। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के नहीं रहने पर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो बंद हो सकता है, लेकिन उसके बदले में वो मिडिल ईस्ट में उतने ही हमलावर दिखाई देते हैं। और देखिए किस तरह से नेतन्याहू की पीठ थपथपाते दिखते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे लगता है कि मध्य पूर्व में इजराइल को आगे बढ़ाकर अमेरिका वही काम करेगा जो अमेरिका यूक्रेन को आगे बढ़ाकर रूस में कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक है, जैसे वो कहते हैं कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है। देखिए मैं भी अमेरिका आया हूं, लेकिन प्रॉपर वीज़ा लेकर आया हूँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हूँ। उसी तरीके से वो कहते हैं कि जो लीगल इमिग्रेंट है उनके वो पक्ष में हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है उसमें वो इस मामले में जो हाई टेक्नोलॉजी वाले भारतीय हैं उनके पक्ष में रहते हैं। तो कई सारी बातें ऐसी है जो भारतीयों के लिए फ़ायदे में है, जो शांति के लिए फ़ायदे में है। लेकिन घुमा फिरा कर फिर एक बात यह है कि अमेरिका की जिस हथियार इंडस्ट्री को अब पैसा कमाने का स्वाद चख गया है, वो कहते हैं ना कि लहू मुँह में लग गया है, तो क्या वो हथियार की इंडस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे फैसले लेने देगी, या फिर जिस तरह से बराक ओबामा और क्लिंटन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, कहीं एलॉन मस्क जैसे लोग भी उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल तो नहीं करेंगे। जी हाँ, मनीष, बात करेंगे इसकी भी कि डोनाल्ड ट्रंप का नेटो को लेकर क्या रुख रहा है, यूरोप को लेकर उनका क्या रुख रहा है, वो किस तरह से बदलता है समीकरण को। लेकिन इस वक्त पहले अपने दर्शकों को कुछ अहम जानकारी दे देते हैं और फिर इस पर बात भी करेंगे। ट्रंप अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति होंगे, ये कहा जा रहा है युद्ध पर इसका लेकिन असर क्या होगा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें अमेरिका का एक अहम रोल है। ये अहम मुद्दा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति होंगे तो देखिए क्या हो सकता है, युद्ध पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है। जिसकी चर्चा है दुनिया में वो ये कि ज़ेलेंस्की पर रूस से समझौते का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यूक्रेन को युद्ध विराम के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर युद्ध को रोकने की बात की जा सकती है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने का खतरा है, लेकिन क्योंकि ईरान को लेकर जो नीति है, जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत सख्त है। ईरान पर परमाणु गतिविधियां रोकने का दबाव बढ़ाएंगे, यानी इजराइल को उसके लिए और ज्यादा सख्ती से इस्तेमाल किया जा सकता है, इजराइल को और ज्यादा समर्थन दिया जा सकता है। ईरान के खिलाफ कठोर नीति संभव है, जो डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी अपने कार्यकाल में कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में नया युद्ध भड़क सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के यहां आने से, यानी मिडिल ईस्ट में अभी जो स्थिति बनी हुई है वो और ज्यादा भड़क सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा, वो दबदबा जो पिछले कुछ समय के दौरान लग रहा था कि प्रभावित हो सकता है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो और बढ़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन दुनिया पर इसका क्या असर होगा ये जानना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति होंगे तो कैसे दुनिया में इसके किन मुद्दों पर असर पड़ सकता है। तो चीन की अगर बात करें तो आयात पर टैरिफ बढ़ेगा, क्योंकि ये हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं। रूस को लेकर अमेरिकी प्रतिबंध को वो हटा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में सैन्य मदद में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा इजराइल में अमेरिकी मदद में इजाफा संभव है, तो इजराइल की तरफ जो मदद है उसको बढ़ा सकते हैं। और ईरान को लेकर एक बड़ा जो रुख में बदलाव है वो ये कि टकराव बढ़ सकता है, युद्ध का खतरा और बढ़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद।
साथ ही नेटो को लेकर जो उनका रुख है उसमें आर्थिक बजट में कटौती कर सकते हैं और नेटो के जो देश हैं उन पर ये दबाव बना सकते हैं कि आप और ज्यादा योगदान इस पूरे कैंपेन में दें जो अभी युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का। मनीष देखिए, हम अगर नेटो से ही शुरुआत करें, पहले रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं और फिर मिडिल ईस्ट की भी बात करेंगे। अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं तो उसमें नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग रहा है जो बाइडेन से। जो बाइडेन ने आकर वो तमाम देश जो अलग थलग हो रहे थे उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की, अमेरिका ने अपना योगदान भी ज्यादा बढ़ाया है। उसमें क्या कोई फर्क आ सकता है अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? यानी वो युद्ध तो शायद चलता रहे और जो अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री है वो उसी तरह से बढ़ती रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच कैसे फर्क होगा और उससे क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए कमांडर इन चीफ हैं और एक कमांडर इन चीफ के तौर पर अब अमेरिका के युद्ध को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसी स्थिति में ऐसा कहीं नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका की पहचान ही है युद्ध से, वरना अमेरिका की कोई क्यों सुनेगा। सोचिए, 1000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर अगर अमेरिका किसी मुल्क को कहेगा कि तुम ऐसा मत करो तो वो पलट कर कह सकता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। तो अमेरिका की कोई तभी सुनेगा जब अमेरिका से डरेगा, जब अमेरिका के पास उतनी ताकत होगी। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप केवल समझदारी के साथ अपने दुश्मनों का चुनाव करेंगे, जहां पर कि अमेरिका के साथ 19-20 का फर्क ना हो। बाइडेन के साथ गलती ये हुई कि बाइडेन ने रूस के और चीन को मिला दिया और बाइडेन की ये सबसे बड़ी भूल है जिसकी कीमत अमेरिका दशकों तक चुकाने वाला है। लेकिन नाटो के संदर्भ में जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि अगर नाटो की वजह से यूरोपीय देशों को सुरक्षा मिलती है तो यूरोपीय देश इसके लिए फंड क्यों ना दे, वो पैसे क्यों ना खर्च करें, सारा खर्चा अमेरिका के माथे क्यों हो। हालांकि ये भी देखें कि अमेरिका को कितना फ़ायदा हुआ। आप सोचिए, रूस से जो गैस जाता था यूरोप में, अब वही गैस अमेरिका से यूरोप में जाएगा। अमेरिका को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और बदले में क्या हुआ, यूरोप के सभी देशों को नाटो के नाम पर एक छत के नीचे ले आया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका आने वाले दिनों में विश्लेषण होगा और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले की तुलना में इस बार किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले सोच विचार कर फैसला करेंगे, क्योंकि उनके पास 4 साल व्हाइट हाउस में रहने का और 4 साल व्हाइट हाउस की तरफ मुंह करके देखते रहने का अनुभव है। तो ये 8 साल का जो उनका अनुभव है प्रशासन का, ये उनको काम आएगा। यानी मनीष, आप ये कह रहे हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जरूर अपनी उन्हीं नीतियों के साथ वापस आए हैं, लेकिन ये कुछ बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, क्योंकि वो 4 साल व्हाइट हाउस से बाहर रहे हैं। उन्होंने तमाम तरह के व्यवधानों को झेला है, तमाम केसेस को झेला है और उनके जो जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए उसको लेकर जिस तरह का एनालिसिस हुआ, जिस तरह से उन्हें घेरा गया, उसके बाद वो शायद अब जब फैसले लेंगे तो कुछ अलग तरह से लेंगे। इस पर हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारत पर क्या असर पड़ेगा इसकी बात करते हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी भी इस बीच जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए जरा कि बहुत ध्यान से कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत पर क्या असर पड़ सकता है। H1B और L1 वीजा पर बैन संभव है, भारतीयों पर इसका नकारात्मक असर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर पहले भी इसी तरह की नीति अपनाते रहे हैं। फार्मा निर्यात पर, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने से भारत पर नकारात्मक असर होगा। सप्लाई चेन को लेकर अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो उससे सप्लाई चेन पर असर होगा, इसकी वजह से भारत प्रभावित हो सकता है। एनर्जी सेक्टर में जो ऑयल है उसको लेकर ज्यादा तेल निकालने की नीति से भारत पर सकारात्मक असर हो सकता है। तो कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे कि नकारात्मक असर हो, कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे सकारात्मक असर हो। कुछ रुख में बदलाव जरूर होगा डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, जो सहयोग है, उसमें नहीं देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर लेकिन इस वक्त आपको बता देते हैं जो इजराइल से आ रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। आज से अमेरिका की नई शुरुआत हुई है, उन्होंने कहा है। नेतन्याहू ने यह कहा कि ट्रंप को बधाई देते हुए कि आज से अमेरिका की एक नई शुरुआत हुई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को ही आगे बढ़ाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रंप को बधाई भी दी और कहा भी कि अब ये अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है, अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। अपनी एक पुरानी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, शेयर की है और उसके साथ लिखा है कि अमेरिका में आज से नई शुरुआत हुई है, अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए नेतन्याहू का ये कहना। और देखिए, इसी तरफ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो भी इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो नीति है इजराइल को लेकर, उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें और मजबूती आ सकती है क्योंकि ईरान के जो विरुद्ध नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ज़्यादा सख्त है।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित भी मौजूद हैं। सुमित, पहले हम अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ट्वीट किया उसी की बात करते हैं, फिर वापस आएंगे भारत के साथ क्या जो संबंध है उस पर फर्क पड़ेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि और मजबूत होंगे, ये एक नई शुरुआत है अमेरिका के लिए। तो क्या बदलाव, क्योंकि अमेरिका की कांस्टेंट नीति है इजराइल को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से किस तरह से बदल सकते हैं हालात मिडिल ईस्ट के समय? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के बाद भले ही आ रहे हो, लेकिन उनकी नीति या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की नीति मिडिल ईस्ट को लेकर, खासतौर पर रशिया यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खासतौर पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो लगातार युद्ध चल रहा है, करीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि देखिए, मैं नहीं चाहता ये युद्ध हो। और खासतौर पर वो नाटो के अंदर बड़े रिफॉर्म्स को लेकर भी उसकी बातें कई बार सार्वजनिक मंच पर से कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर नाटो को लेकर, खासतौर पर रशिया यूक्रेन को लेकर उनकी स्थिति या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजीज में बदलाव आएगा। लेकिन भारत के लिए ये इस लिहाज से भी ठीक रहेगा क्योंकि भारत को ना सिर्फ, अगर आप देखें, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की बात कर लीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर लीजिए, इनको लेकर, इन 2-3 चीजों को लेकर भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा फोकस मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ना सिर्फ रूस और चीन के साथ बेहतर संबंध को लेकर होगा, बल्कि यह भी होगा कि आखिरकार इजराइल को लेकर कैसे अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है, कैसे मिडिल ईस्ट की स्थिति को सुधारना है। तो कई चैलेंजेस होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि अभी रूस यूक्रेन को लेकर वो किस तरीके से उस पर एक्ट करते हैं, या फिर खासतौर पर नाटो के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म्स की बात जो पहले भी कहते हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, ये रुख देखने लायक होगा कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। मनीष, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप इसे ब्रेक डाउन करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ, यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो हालात बने, जो युद्ध हो रहे हैं, इसके लिए जो पहले की सरकार है वो जिम्मेदार है, उनकी भूमिका को वो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, मेरे कार्यकाल में कोई युद्ध शुरू नहीं होगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका का अगर आप इतिहास देखें तो चाहे सीनियर बुश हों या फिर जूनियर बुश हों, इन सब के समय पहले इराक वॉर शुरू हुआ, अफगानिस्तान वॉर शुरू हुआ, उसके बाद फिर अगर आप क्लिंटन के समय देखें तो नाटो की अगुवाई में कि जिस तरह से यूगोस्लाविया में कोसोवो वाला प्रकरण शुरू हुआ और फिर सर्बिया का इंसिडेंट हुआ, तो हर राष्ट्रपति ने किसी न किसी मुल्क के साथ जंग छेड़ी थी। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने किसी भी नए देश के साथ जंग नहीं छेड़ी, बल्कि जो अमेरिका की कार्रवाई हुई थी वो ISIS जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए हुई थी। तो इसे वो अपनी एक उपलब्धि मानते हैं और इसी बात को वो आगे रखेंगे जब वो राष्ट्रपति बनकर अपनी दूसरी पारी को खेलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप दिखाने के लिए कि मेरी लेगेसी में अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहिए, वो शांति दूत बनकर उस प्रकरण में रूस यूक्रेन में दिखेंगे, जब वो जेलेंस्की को कहेंगे कि अब आप पुतिन के साथ बैठकर बातचीत करिए वरना हम हथियार नहीं देंगे, फिर आप देख लीजिए कि आपका क्या होगा। और इस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ सकता है अगर पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सकारात्मक संदेश दिया तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खबर हम अब दिखा भी रहे हैं कि नेतन्याहू ने बधाई संदेश दिया है। देखिए, जो काम जेलेंस्की से बाइडेन करवा रहे थे, नेतन्याहू से यही काम डोनाल्ड ट्रंप करवाते हुए आपको दिखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जो उनकी नीति है वो जग जाहिर है और ऐसी स्थिति में ईरान के खिलाफ वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे और इसी मौके का फ़ायदा नेतन्याहू उठाने की कोशिश करेंगे, वो साफ तौर पर है। लेकिन हाँ, जब हम भारत की बात करते हैं तो याद करिए 2019 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, अहमदाबाद की रैली में गए, दिल्ली में थे, दिल्ली में दंगा हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई बार सवाल किया गया, मैं खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जो पूछना चाहते हैं, जो मेरे मुंह से निगलवाना चाहते हैं, मैं वो नहीं कहने वाला हूँ। तो उन्होंने दिल्ली दंगे के बारे में कुछ नहीं कहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में वो H1B वीज़ा को लेकर बोलते बहुत थे, लेकिन कागजी कार्रवाई कोई नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको निकाला गया, जबकि अभी पिछले हफ्ते जहाज़ों में भर भर कर यहाँ से इंडियन को वापस भेजा गया। तो ये बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अंतर है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं उस मामले में, जबकि बाइडेन या कमला हैरिस इस मामले में वो सातिराना व्यवहार करती रही हैं
भारत के खिलाफ। जी हाँ, लेकिन साथ ही ये भी बहुत अहमियत रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस टैरिफ्स बढ़ाने पर, टैक्सेस बढ़ाने पर, ट्रेड पर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कैसे प्रभावित हो गए भारत और अमेरिका के संबंध? क्या वो फायदेमंद है भारत के लिए, या उससे भारत को अब थोड़ा और ट्वीक करना पड़ेगा अपने संबंधों को अमेरिका के साथ? लेकिन इस बीच आपको ये बता देते हैं कि ट्रंप ने इस जीत के साथ कैसे अमेरिका में इतिहास रच दिया है। क्या वो आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि ट्रंप ने कैसे इतिहास रचा है? ट्रंप अब 47वें राष्ट्रपति होंगे, इसका दावा किया जा रहा है, जो रुझान है उसमें। लेकिन सबसे पहला और बड़ा कारण यह कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार हारे और तीसरी बार जीते। यानी जब उन्होंने अपने कार्यकाल के बाद चुनाव लड़ा तब वो हारे और अब वो जीते हैं। यानी 45वें राष्ट्रपति वो थे और अब 47वें राष्ट्रपति होंगे। जीत से ज्यादातर सर्वे की भविष्यवाणी फेल हुई है, यानी जो भविष्यवाणी कर रहे थे सर्वे वो फेल हुई है। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन को बहुमत मिला है, यानी सिर्फ खुद नहीं जीते हैं, सेनेट में भी उनको बहुमत मिला है। सेनेटर्स भी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में भी जीत हुई है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसमें सभी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहां पर वो बढ़त बना सकते हैं, लेकिन सबकी सब स्टेट्स वो इस तरह से जीत जाएंगे, इसके बारे में बात नहीं हो रही थी। और जो मार्जिन था जीत का वो बहुत कम दिखाई दे रहा था तमाम सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। सुमित, जिस तरह की बड़ी जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरह के बड़े समर्थन के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका में बड़ा समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसको लेकर। देखिए बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अगर बड़ी जीत मिली है तो उसके पीछे खासतौर पर वहाँ उनकी पॉलिसीज को लेकर भी खासतौर पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही थी पिछली जो बाइडेन सरकार को लेकर कि कैसे लगातार आप इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर पीछे अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, हाल में अब इराक के अंदर से लगातार अमेरिकी सेनाओं को वापस आना, कहा जा रहा है कि 2025 के एंड तक वो लगातार वहाँ से वापस आ जाएंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत नहीं ढीली करता जा रहा है, वो अपने बेसिस को, अपनी जमीन को खोता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अमेरिका में ही ये बात सामने आने लग गई थी कि अमेरिका लगातार सुपर पावर का दर्जा खोता जा रहा है। जो एक शक्ति थी या फिर आप कह सकते हैं एक परसेप्शन थी, वो परसेप्शन लगातार चीन के पास जा रही है। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को लेकर जो बाइडेन सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते रहे। यह भी कहा जाने लगा कि सरकार बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत डिले करती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा सरकार कारगर नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहतरीन नहीं। सुमित, एक बहुत अहम मुद्दा है चीन के साथ अमेरिका के संबंध, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी जो संबंध है उनको लेकर बहुत साफ उनकी नीति रही है कि हमें संबंध चाहिए चीन के साथ, लेकिन चीन को सिर्फ फायदा हो ऐसा नहीं होगा। तो अब उसमें भी हम बदलाव देखेंगे और वो कैसे फिर भारत को प्रभावित करता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात यह है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा सोचते हैं। हमारे भारत के साथ भी आप कह लीजिए, भारत और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था करीबन 190 बिलियन डॉलर्स का था, और वो चीन को लेकर अपनी मार्केट में उसकी बढ़ती साख को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चीन का दखल लगातार ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि यूरोप से भी लिमिटेड किया जा सके। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और खासतौर पर अगर आप देखें, वो चीन से भले ही मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस ना करे या कन्फ्रंटेशन ना करे, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वो जरूर करेंगे कि कैसे चीन को कर्टल या फिर आप उसको कह सकते हैं कि कॉर्डन किया जा सकता है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी अमेरिका अभी भी भले ही चीन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो, बहुत ज्यादा मुखालफत करता हो, लेकिन जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो चीन का दखल अभी भी अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा है। और उसे अगर कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो भारत के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सप्लाई चेन सेक्टर में फिर भारत अपनी बढ़त बनाए। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को लेकर अब आगे बढ़ेंगे तेजी से। जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे उसमें हम भी साथ में कोलैबोरेशन करेंगे, साथ में सहयोग जारी रहेगा। भारत और अमेरिका के संबंधों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, हमारी जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अपने लोगों के लिए, यानी भारत और अमेरिका के लोगों के लिए विश्व शांति और स्टेबिलिटी का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।